विद्युतीय आवेश पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से धन आवेश कब होता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसलिए इस बात का फैसला हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। उसके बाद हम लेते हैं इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो एक हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए हम क्वांटाइजेशन का सिद्धांत लेते हैं। Q बराबर Ne, Q आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये जो हमें दिया गया है ये क्या है? तो उत्तर है ये है आवेश। तो इसे हम लिखते हैं 14.4 गुणित 10 की घात ऋण 19 बराबर संख्या कितने इलेक्ट्रॉन, ये हमें निकालना है। इसलिए इसको हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 की घात ऋण ये पहले का उत्तर आ गया। 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमने इसमें Q बराबर Ne इसका उपयोग किया। अब दूसरा प्रश्न देखिए। नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलम के आवेश की गणना कीजिए। इसमें नाभिक में हमेशा धन आवेश होते हैं। धन आवेश होते हैं यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कितने, यहां पर उसकी संख्या दी रहती है। ये कुल द्रव्यमान होता है, उसका नाभिकीय भार होता है, और ये नाभिकीय आवेश होता है। तो इसके पास आवेश 7 है। तो 7 आवेश, 7 कण है। 7 आवेश का मतलब 7 आवेशित कण हैं, और ये कण कौन से हैं? प्रोटॉन। तो इसके लिए हम इसकी गणना किस तरह से करेंगे? आवेश फिर से Ne, ये वाला आवेश ऋणात्मक था, ये वाला आवेश धनात्मक है। लेकिन यहां प्रकृति के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ आवेश की गणना करनी है। तो Q आवेश कितने कण हैं? 7 कण हैं। एक कण के पास कितना आवेश है? एक E आवेश है, जो कि होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। ये एक के पास आवेश है। अब इसको गुणा कर दीजिए। ये आवेश आ गया। इस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, आवेश निकालना या कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। ये एक बड़ा छोटा सा और प्रारंभिक प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। तांबे के 2 आवश्यक विद्युत रोधी गोले A और B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पर आवेश की मात्रा इतने कूलम हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करिए। प्रतिकर्षण बल, यदि प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या सूत्र होता है? तो हमारे पास सूत्र है कूलम का सूत्र, जो कि हमें बताता है F 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q1 Q2 R का वर्ग। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी। और यहां पर हमें दिया है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये 50 सेंटीमीटर। तो ये किस चीज का मान है? उत्तर है ये R का मान है। Q1 और Q2 आवेश की, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा 6.5 गुणित 10 की घात ऋण 7। ये Q1 और Q2 दोनों इसके बराबर हैं। तो उनका मान लिख के अब हम इसको SI सिस्टम में
इसका मान रखते हैं। तो देखिए F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q1 6.5 गुणित 10 की घात ऋण 7 कूलम SI सिस्टम में है, इसीलिए कोई उसमें परिवर्तन नहीं चाहिए। Q2 भी उतना ही है क्योंकि यहां लिखा है प्रत्येक पर, इसलिए ये भी 6.5 गुणित 10 की घात ऋण 7। ये हो गया Q1 Q2 बटे R का वर्ग। R दूरी है और दूरी हमको 50 सेंटीमीटर दी है, लेकिन SI सिस्टम में हमारा यूनिट होता है मीटर। मीटर यूनिट है और ये सेंटीमीटर दिया है, इसलिए उसको मीटर इकाई में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50/100। ये अब मीटर बन गया और इसका हमको वर्ग कर देना है। ये R का वर्ग, ये R का वर्ग बटे 100 क्यों किया, समझ आया? क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करते हैं। ये अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करना आपको आता है, गुणा भाग करिए सब गणित। तो ये आपने हल किया, हाँ ठीक है। 1.521 गुणित 10 की घात ऋण 2 न्यूटन बल है, इसलिए न्यूटन। ये हो गया इसका पहला भाग। अब दूसरा भाग देखिए, प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाती है, यानी इससे दोगुनी, किंतु उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। इसको दो तरीके हैं, या तो आप मान को दुगना करिए, R की नया मान निकालिए और उसे रखिए, या इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसको देखिए। ये हमारा मूल F था, कितना 1.521 गुणित 10 की घात ऋण 2, और ये हमको किससे मिला था, ये हमको मिला था कांस्टेंट Q R का वर्ग। अब जो दूसरा बल हमें प्राप्त होगा F2, ये कितना होगा, तो ये होगा K चार्ज, आवेश को यदि हम क्या कर रहे हैं, आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाती है, तो 2Q को अब मैं क्या लिख सकता हूं, 2Q। इस Q को क्या लिखता हूं, 2Q। आवेश की मात्रा दुगनी कर दी गई, प्रत्येक आवेश की मात्रा दुगनी कर दी गई और दूरी को आधा कर दिया गया है। दूरी को यदि आधा कर दिया तो ये हो गया R/2 इसका वर्ग। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इस K को मैंने यहीं रखा, Q 2 दूनी 4 बटे R का वर्ग 4। ये 4 भी ऊपर आ गया तो ये हो गया 4 चौक 16 K Q बटे R वर्ग। तो देखिए बल में कितना परिवर्तन आया, पहले बल की अपेक्षा दूसरा बल, पहले बल की अपेक्षा दूसरा बल 16 गुना अधिक है। तो अगर हमारा प्रश्न होता कितने गुना अधिक है तो हम उत्तर दे देते 16 गुना अधिक है, लेकिन अगर इसका मान चाहिए तो पहले का मान हमको मालूम है, ये इसको 16 से गुणा कर दीजिए। तो F2 बराबर 16 गुणित ये वाला यही है, ये 16 गुणित 1.521 गुणित 10 की घात ऋण 2, और इन दोनों को गुणा कर दिया, और इन दोनों को आप भी गुणा कर सकते हैं। गुणा करने से ये आपका मान आ जाएगा 0.2344 0.2344 न्यूटन। इस तरह से तो दोनों तरीके याद रखिए, आप क्यूब में परिवर्तन कर सकते हैं, या हमसे पूछा जाए कि यदि हम आवेश को दुगना कर दें और दूरी को आधा कर दें तो बल में कितना परिवर्तन आ जाएगा, तो उत्तर होगा बल में 16 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कितना बल हो जाएगा।
तो ये इसके दो हिस्से थे। हाँ, एक छोटा सा और है, यदि दोनों गोले पानी में रख दिए जाएं, दोनों गोलों को पानी में डाल दिया तो बल कितना होगा। तो इसको भी हम यहां बना सकते हैं। जब हम इसको पानी में रखते हैं, पानी में, ओके, सी ये लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, यदि पानी में रखे तो बल कितना होगा। तो इसका उत्तर आपने पढ़ा हुआ है, पानी में रखने से बल कम हो जाता है। कितना कम होता है? जितना पानी का पराविद्युत अंक होता है। पराविद्युत अंक की परिभाषा आपने पढ़ी है, जितने गुना बल कम हो जाता है वो किसी पदार्थ का पराविद्युत अंक होता है। किसकी अपेक्षा कम होता है? फ्री स्पेस में, आकाश में, निर्वात में, जब हम दो आवेश रखते हैं उनके बीच जो बल है, और जब उसके बीच में एक माध्यम डाल देंगे तो वो बल कम हो जाएगा। जितने गुना कम हो जाएगा वही उसका पराविद्युत अंक है। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये कितने गुना कम हो जा रहा है। पानी का पराविद्युत अंक 80 है। अगर उसका पराविद्युत अंक 80 है तो ये आएगा F नॉट। नॉट का मतलब है निर्वात में लगने वाला बल 80 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 80 क्या है? उसका पराविद्युत अंक। फिर से सूत्र को याद करिए, माध्यम में लगने वाला बल बराबर निर्वात में लगने वाला बल बटे पराविद्युत अंक 80। तो ये अब हमने ये उत्तर हम निकाल चुके हैं। ये वाला उत्तर आप किसी से भी कंपेयर करिए, पहले वाले ए से। अगर हम ए से कंपेयर करेगा 1.521 बटे 80 गुणित 10 की घात ऋण 2। ये इस तरह से आप इसको कर लीजिए, जो भी इसका उत्तर आएगा वही इसका उत्तर होगा। 1.9 गुणित 10 की घात ऋण 4। इस तरह से ये बल बहुत कम हो जाएगा, ये पानी में रखने से इतना बल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा बल निकालने का सूत्र। यदि हम आवेश और दूरी में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव, और यदि हम पानी में डालते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर पराविद्युत अंक ये ऐसे, यही 80 है, ये 80 यहां पर आया। तो आप चाहे तो वहां पर रख के बनाइए तो भी ठीक है, यहां रख के बनाइए तो भी ठीक है। दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न, 9E और 1E दो विद्युत आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों धन आवेश हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश Q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलित रह सके। ये दो बिंदु आवेश हैं, इसका मान है 9E और इसका मान है 1E। ये और इनके बीच की दूरी है 8 मीटर। 8 मीटर। हमें एक तीसरा आवेश Q रखना है, इसे हमें कहां रखना चाहिए? ये एक बड़ा मूल सिद्धांत है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये दोनों धन आवेश हैं। हमारी शर्त क्या है कि उसको इस तरह से रखा है कि वह संतुलित हो जाए। ये संतुलित क्या होता है? संतुलित का ये मतलब है कि इस आवेश को मैंने यहां पर रखा और छोड़ दिया। जब मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये किसी भी तरफ भागता नहीं है, अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है और ये भी अपनी जगह पर खड़ा है। ये तीनों अपनी जगह पर खड़े हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये संतुलित हो गए। अभी अगर मैं तीसरा आवेश नहीं रखता तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और उस विकर्षण के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये दो आवेश का सिस्टम, ये संतुलित नहीं है। तो मुझे तीसरा आवेश रख के ऐसा करना है कि ये पूरा सिस्टम संतुलित हो जाए। मान लीजिए मैं एक धन आवेश लेता हूं और उस धन आवेश को यहां रख देता हूं। ये इसकी रेखा है,
यहां पर मैंने धन आवेश को रखा, ये धन इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको भी विकर्षित करेगा और ये और दूर चले जाएंगे, संतुलित नहीं होगा। यदि मैंने यहां धन रखा तो ये इन दोनों को विकर्षित करेगा, दूर चले जाएंगे, संतुलित नहीं होगा। यहां पर धन रखा तो ये भी इसे विकर्षित करेगा, इसे विकर्षित करेगा, ये फिर दूर चले जाएंगे, संतुलित नहीं होगा। इस प्रकार ये निश्चित है कि एक धन आवेश रखने से दो धन आवेशों के बीच इस तरफ या इस तरफ यदि एक धन आवेश रखा जाए तो वो सिस्टम को संतुलित नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, कहीं पर भी रखें। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है? हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम ऋण आवेश लेकर प्रयत्न करें। देखिए, ऋण आवेश लेकर इन तीनों स्थितियों में प्रयत्न करते हैं। यहां पर हमने एक ऋण आवेश रखा, ये आवेश को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस आवेश को ये आवेश भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पर आकर्षण का बल लग रहा है, इस तरफ कोई बल नहीं लग रहा, तो ये इधर चला जाएगा, संतुलित नहीं रहेगा। बात खत्म, अगला कोशिश ही नहीं करेंगे हम। अगर हम इसको उठा के इधर कर दें ऋण Q, तो देखिए ये धन इस ऋण को खींच रहा है अपनी तरफ, ये वाला धन भी इस ऋण को खींच रहा है अपनी तरफ, ये दोनों इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये यहां पर भी संतुलन में नहीं रहेगा, ये अपने आप आकर्षित होके खींच के इधर चला आएगा। इस तरह से ये संतुलित नहीं रहेगा सिस्टम। तो यहां पर भी रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं है, ये भी संतुलित नहीं रहेगा। अच्छा, यहां रखकर देखते हैं ऋण Q, ये धन इसको अपनी तरफ ऐसे खींचता है, ये वाला धन इस ऋण को इस तरफ खींचता है। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। अगर हम इसको दूरी को एडजस्ट करके दूरी को इस तरह से रखें कि ये दोनों बल बराबर हो जाएं, तो क्या होगा? तो उत्तर है कि ये ना इधर जाएगा ना इस तरफ जाएगा, इस पर मान बल का 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये संतुलित हो गया, हो सकता है। कहां रखा हमने? दो धन के बीच में एक ऋण को रखा, तो हमें उत्तर ये मिला कि एक तो इसका जो साइन है, जो चिन्ह है, वो कैसा होना चाहिए? उत्तर इन दोनों से विरुद्ध होना चाहिए, इन दोनों का उल्टा होना चाहिए। इसलिए अगर ये दोनों धन है तो ऋण है। दूसरी चीज, इसकी पोजीशन, इसको कहां पर रखना है? तो उत्तर है कि अगर ये दोनों धन हैं तो ये ऋण को इन दोनों के बीच में कहीं पर रखना है, यहां 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 कहीं पर भी, पर इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन में ही ये कहीं पर उन दोनों के बीच में रहेगा। अब बात यह है कि अगर हमने इस ऋण को यहां पर रखा तो क्या ये धन संतुलित होगा या ये धन आवेश वाला कण ये भाग जाएगा या इस तरफ आ जाएगा? देखिए, इस धन पर लगने वाले बल की गणना करते हैं, जितने अन्य आवेश हैं सब के सब आवेश इस पर बल लगाएंगे। ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा, सुपरपोजिशन के सिद्धांत में, कि एक आवेश पर कौन से अन्य आवेश बल लगाएंगे? तो उत्तर है उसके आसपास जितने भी आवेश हैं सब के सब बल लगाएंगे। ठीक है, तो इस पर ये आवेश बल लगाता है, किस तरफ? आकर्षण। ये आवेश बल लगाता है, ये दूसरा आवेश है, ये किधर लगाता है? धन, धन को विकर्षित करेगा तो ये इस तरफ लगाता है। अब देखिए, इस पर इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो उस केस में इस कण का क्या होगा? ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहीं पर रहेगा और संतुलित हो गया। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। इसे देखिए, ये वाला धन 9e, ये ऋण Q इसको अपनी तरफ खींचता है और ये धन इसको विकर्षित करता है। ये किधर जाएगा? हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएं, तब फिर क्या होगा? ये भी यहां संतुलित है, तो ये भी संतुलित हो सकता है, ये भी संतुलित हो सकता है, ये भी संतुलित हो सकता है, यदि हम एक शर्त पूरी कर दें। क्या शर्त पूरी कर दें? कि दो एक समान के आवेश आजू बाजू हो और एक विपरीत आवेश बीच में कहीं पर रखा हो। यही शर्त है।
जब हम पूरे सिस्टम को संतुलन में रख सकते हैं। फिर से दो एक समान आवेश आजू बाजू में और एक विपरीत आवेश बीच में। अब ये आवेश ऋण है, ये आवेश ऋण है, तो अगर हमको इसको संतुलित करना है तो कौन सा आवेश लेना पड़ेगा? आंसर है धनात्मक लेना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? बाईं तरफ, दाहिनी तरफ की बीच में कहीं? तो उत्तर होगा बीच में कहीं। ये ऐसा हमने रखा तो ये कैसा हो जाएगा? सिस्टम संतुलित हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये अगर धन है और ये अगर ऋण है तो मुझे तीसरा आवेश कौन सा लेना चाहिए? ओके, हाँ ठीक, इसमें हम धन भी ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं। अगर हम एक धन आवेश लेते हैं तो बताइए मुझे उसे कहां रखना चाहिए? नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे कि नंबर 3 पोजीशन पे? वेरी गुड, ये है कि धन आवेश यदि है तो मुझे यहां रखना चाहिए। क्यों? धन धन आजू बाजू, ऋण बीच में, ऐसा हो जाएगा। अब ये संतुलित हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ऋण आवेश का पदार्थ है, ऋण आवेश का कण है, तो मुझे उसे ये 1 नंबर के भाग में यहां रखना होगा ताकि ऋण ऋण आजू बाजू हो जाए और धन बीच में हो जाए, तब ये संतुलित होगा। तो संतुलन का ये थंब रूल याद रखिए। क्या थंब रूल है? दो एक तरह के आवेश आजू बाजू और एक विपरीत आवेश बीच में कहीं हो, तभी, सिर्फ तभी ये सिस्टम पूरा संतुलन में रह सकता है। हम इसे छोड़ देंगे और ये अपनी अपनी जगह खड़े रहेंगे। ओके, तो एक ये चीज आपको याद रहेगी। ठीक, अब इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहां रखा जाए? ये तो है कि बीच में कहीं रखेंगे, कहां रखा जाए ये पूछा जा रहा है। और ये संतुलन में कहां रखने के लिए हमने ये सोचा, ये हमको यहाँ का उत्तर देना है कि यहां से यहाँ की दूरी कितनी है। हम उत्तर देंगे 9e से इतना दूर रखा जाए। कितना? ये हमने मान लिया कि ये दूरी x दूरी पर रखने से ये पूरा सिस्टम संतुलित हो गया। अब हमें बताना है कि ये x का मान कितना है। तो x का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इस पर लगने वाले, किसी भी एक कण पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 है, तभी तो ये संतुलन में है। ओके, संतुलित, संतुलित यानी कुल बल 0। तो यहां शुरू करते हैं। संतुलित अवस्था में धन 9e पर लगने वाला बल, लगने वाला कुल बल 0 होगा। लगने वाला कुल बल 0 होगा। तो अब इस पर बल की गणना करते हैं। तो इस पर बल की गणना करते हैं। इस ऋण Q के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, इसके द्वारा कितना बल लगेगा, दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसके द्वारा बल बताइए। कुल बल, पहले इसके द्वारा लगाया गया बल, इसको गणना कर लेते हैं F ऋण Q के द्वारा, फिर गणना करते हैं F प्लस E के द्वारा, मान रखते हैं। तो इसका मान कितना आएगा? ये आएगा 9 गुणित 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। अब Q1 Q2, ये रहा Q1, ये रहा Q2, 9e गुणित Q, और इसका साइन ऋण है तो यहां पर हमने ऋण लगा दिया। ठीक, अब धन, ये वाला धन यहां आ गया, धन F E के द्वारा, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, वो बल कितना होगा? फिर से 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 Q2, 9e गुणित E, 9e गुणित E, Q1 Q2 बटे R का वर्ग। यहां पर R का मान कितना है और यहां पर R का मान कितना था? तो जब हम इस बल की गणना कर रहे थे इन दोनों के बीच, तो R का मान कितना था? x, इसलिए इसको हमने लिखा x वर्ग। यहां पर R का मान कितना है? इन दोनों के बीच R का मान है 8, तो ये हो गया 8 का वर्ग।
ये अब देखिए समझ में आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वर्ग। ये दोनों धनात्मक हैं इसलिए ये धनात्मक ही रहेंगे। ये हमारा सूत्र बना। अब इस सूत्र में इसमें देखिए, इस समीकरण में केवल एक अज्ञात राशि है। कैसे? अभी समीकरण बना नहीं है। ये कुल बल आया। अब ये जो बल आया, ये बल कितना होना चाहिए ये हमने लिखा है। कुल बल 0 होना चाहिए, तो इसलिए हम इस कुल बल को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला 9 गुणित 10 की घात 9, और पहला क्या आया 9e गुणित q, 9e गुणित q बटे x वर्ग। ये इसका साइन कैसा है? ऋण, तो इसको हमने लिख दिया ऋण 9e(q) बटे x का वर्ग धन 9e, और इसे मुझे लिखना है e। ठीक है, नौ ई गुणित ई बटे 8 का वर्ग, और ये पूरा बल किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये यहां पर गुणा है, इसको उस तरफ ले जाऊंगा, नीचे जाएगा 0 बटे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? ये कैंसल। इसके बराबर 0, ये ऋण वाले पोर्शन को उधर ले जाइए, तो ये जाकर उधर धन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? 9e बटे 8 का वर्ग बराबर, ये ऋण इधर जाकर धन हो गया, और ये बचा 9eq बटे x का वर्ग। दोनों तरफ 9 कट गया, एक e कट गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को हम इधर ले आते हैं। तो यही समीकरण हमें क्या देता है? x को इधर ले आते हैं, x का वर्ग बराबर ये इधर चला जाएगा, और ये बन जाएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, और ये लिखा है q। और ये e नीचे आ जाएगा। E अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो x का मान क्या आया? x का मान आया 8q बटे e। ये उस दूरी का मान है जितनी दूरी पर रखने से ये पूरा सिस्टम संतुलित हो जाएगा और अपनी जगह पर इसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि ये मान हमारा q और e का आया। ये हमें q और e ये अनिश्चित राशि है और ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। दूसरा तरीका क्या है? अभी हमने इस पर लगने वाले बलों को शून्य किया था। अब चलिए इस पर लगने वाले बलों को शून्य करते हैं। अगर हम इस पर लगने वाले बलों को शून्य करते हैं तो शायद हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं। इस पर लगने वाला बल पहले के द्वारा कितना होगा? 9e गुणित ऋण q। इसे इस प्रकार बनाते हैं, ऋण q पर लगने वाला बल, ऋण q पर लगने वाला बल, इसके द्वारा कितना लगा? 9e गुणित q, ऋण 9e गुणित q बटे x का वर्ग धन इसके द्वारा लगने वाला बल ऋण q गुणित e बटे 8 ऋण x, ऋण q गुणित e बटे 8 ऋण x का वर्ग। ये कुल मिलाकर कितना हुआ? 0। ठीक।
अब इन दोनों में से QE, ओके, ये भी ऋण हो जाएगा। इस पर ये वाला बल इधर लगता है, इस पर ये वाला बल इस तरफ लगता है, और ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। चूंकि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हैं तो हमें एक बड़ा अच्छा समीकरण मिल रहा है संतुलित अवस्था में। संतुलित, तो QE, अब इसको हम इधर ले आते हैं, 8 ऋण x का वर्ग बटे x का वर्ग बराबर 1/9। ऋण ऋण दोनों कैंसल, तो दोनों तरफ वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने से ये हुआ 8 ऋण x बटे x बराबर 1/3। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये अब कितना हो जाएगा, 24 ऋण 3x बराबर x। ये इधर चला जाएगा, 4x बराबर 24, तो x बराबर 6। तो ये हमारा उत्तर आया कि इस Q को हमको कहां पर रखना चाहिए, ये यहां से 6 मीटर की दूरी पर। ये हमारा उत्तर आया। अब आप ये बोलेंगे कि ये जो हमने किया था इसका क्या हुआ? तो हमारे पास 3 विधियां हैं। इस पर हम बल को संतुलित करें, इस पर संतुलित करें, इस पर संतुलित करें। ये हमारा अंदाज है कि इससे उत्तर मिलेगा, इससे मिलेगा या इससे मिलेगा। हमने इससे कोशिश की और हम इस उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं है, ये संतोषजनक नहीं है, इसलिए हमने इस पर कोशिश की, इससे कोशिश की, तो हमको एक संतोषजनक उत्तर मिला। तो ये मानकर चलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सही उत्तर मिल जाए। हो सकता है कोई प्रश्न ऐसे होंगे कि जब आप इस पर संतुलन लेंगे तो आप देखेंगे उत्तर नहीं आता है। नहीं आता है तो उससे बिल्कुल निराश मत होइए, इस पर संतुलन लीजिए। इससे नहीं आता है तो इस पर संतुलन लीजिए, किसी एक से उत्तर अवश्य आएगा। तो ये आया x बराबर 6 मीटर और ये अब हमको सही उत्तर देता है। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न। समान त्रिज्या के 2 गोले A और B हैं, प्रत्येक पर 6.5 गुणित 10 की घात ऋण 7 कूलम आवेश है। तीसरा गोला C जो अनावेशित है, पहले A के संपर्क में जाता है और फिर B के संपर्क में रखा जाता है और अंत में उसे हटा दिया जाता है। तो अब A और B के मध्य कितना बल कार्य करेगा? A और B के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तीनों गोले तांबे के बने हैं तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा, इसे देखिए, 2 गोले हैं A B, दोनों एक समान त्रिज्या के हैं। अगर त्रिज्या एक समान है तो दोनों का आयतन भी एक समान होगा, दोनों का साइज एक समान होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों को में आवेश रखने की क्षमता एक समान है। अच्छा, प्रत्येक पर 6.5, इस पर Q का कुछ मान है 6.5 10 की घात ऋण 7 और इस पर भी Q है। ठीक, अब एक हम तीसरा गोला लेकर आते हैं C, उसे पहले A के संपर्क में रखते हैं। C जब A के संपर्क में आता है तो क्या होगा? याद करिए, हमने पढ़ा था आवेश का स्थानांतरण दोनों को टच करने से, दोनों को छुआने से। तो अगर हम इसके संपर्क में इसको लाते हैं तो चालन के द्वारा इससे कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। AC
इस तरह से इसके पास आवेश है, इसके पास आवेश नहीं है। इसमें जो आवेश है सब एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं। विकर्षित करने के कारण वो इससे बाहर जाना चाहते हैं। पहले इसके चारों तरफ हवा थी, नहीं जा पा रहे थे। अब ये इसके संपर्क में आया है और ये भी तांबे का बना है जो कि सुचालक है, इसलिए इसमें से आवेश इसमें जाएगा। जब इसमें से आवेश इसमें जाएगा तो कितना जाएगा, तो ये उदाहरण भी हमने पिछली बार देखा था कि अगर ये दोनों गोलों का साइज बराबर है तो जाते जाते जब आधा आवेश इसके पास चला जाएगा तो आधा आवेश यहां, आधा यहां, इसका विकर्षण का बल और इसका विकर्षण का बल दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद और आवेश का जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फैसला किया कि इसमें को जब हम इससे छुआएंगे, दोनों का बल, दोनों में आवेश, इसका जो आवेश है Q, इसका आधा इसके पास चला जाएगा तो यहां बचेगा Q/2 और यहां भी आ जाएगा Q/2। तो कुल आवेश Q था, उसमें से आधा यहां चला गया, आधा यहां चला गया। अब हमने इसको यहां से हटा लिया। हटाने के बाद फिर इसको C को B के साथ छुआया। अब देखिए ये जो B है, B, इसके पास Q आवेश था और हमने इसके साथ ये C को छुआया तो इस C के पास अब शून्य चार्ज नहीं था। इसके पास पहले Q था, इसके पास पहले शून्य था। इसके पास Q है, इसके पास Q है, लेकिन इसके पास शून्य नहीं है। इसके पास अभी Q/2 है जो कि वो यहां से लेकर आया है। अब फिर से वितरण होगा, तब तक वितरण होगा जब तक दोनों के पास आवेश बराबर नहीं हो जाता। तो दोनों का आयतन एक समान है, साइज एक समान है, तो दोनों में आवेश की मात्रा भी एक समान आ सकेगी। दोनों के पास कुल आवेश Q और Q/2, इस तरह से कुल आवेश इनके पास है 3/2Q कुल। तो एक के पास कितना हो जाएगा, तो हमने 3/2Q को आधा कर दिया, ये एक के पास हो गया। अगर ये एक के पास हुआ तो ये कितना है, 3/4। तो जब हम इन दोनों को छुआते हैं तो ये 1.5Q का आधा आधा हो गया, तो इसके पास आ गया 3/4Q और इसके पास भी आ गया 3/4Q। ये दोनों के पास आ गया। अब इस कहानी के अनुसार C को हमने यहां से भी हटा लिया और A और Q को ये पूर्ववत पोजीशन में रख दिया। अगर हम इसको पूर्ववत स्थिति में रख देते हैं, यहां पर A और यहां पर B, वही की वही दूरी, जो पहले दूरी R थी अभी भी वही दूरी है, लेकिन अब इनके पास आवेश कितने हैं। A के पास आवेश बचा था Q/2 और B के पास आवेश अब आ गया, B के पास आवेश आ गया 3/4Q। ओके, तो अब हमें ये निकालना है कि अब A और B के मध्य कितना बल कार्य करेगा। तो इसका बल निकाल लेते हैं। देखिए कितना बल कार्य करेगा। F 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो Q1 का मान यहां कितना है, Q/2 और Q2 का मान है 3/4Q बटे R का वर्ग, और यहाँ R का मान हमको दिया गया है ये A और B के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो R को हम लिखते हैं 50/100 मीटर और इसका वर्ग। इसको गणितीय नियमों से इसको सीधा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3Q²/8। ये सामने ऐसा ही रहेगा, 3/8 Q का वर्ग बटे ये आ गया 1/2 और इसका वर्ग 1/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा 4। अब यहां पर चूंकि मुझे इसका मान निकालना है बल का, तो मैं इसकी भी वैल्यू रख देता हूं और ये हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणित 3/8, ये 4 से इसे काट देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणित Q का वर्ग,
और Q का मान हमें ये दिया गया है, तो ये हम लिखेंगे 6.5 का वर्ग गुणित 10 की घात ऋण 7 का वर्ग, ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 14। ऐसा आ गया। अब आप इसे हल कर लीजिए, और ये एक छोटा सा गणित है, इसे हल करके इसका उत्तर निकाल लीजिए। और पुस्तक में इसका उत्तर दिया है 5.70 गुणित 10 की घात ऋण 3। क्या निकाल रहे हैं हम? बल। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में, इसलिए इस बल का मान क्या होगा? न्यूटन। तो ये हमारा उत्तर आया इस प्रश्न का। प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करें। यहां पर हम देख रहे हैं ये त्रिभुज के 3 कोनों पर आवेश रखे गए हैं, L L L। ये हमें दिखाता है कि ये समत्रिबाही त्रिभुज है, और अगर ये समत्रिबाही त्रिभुज है तो इस कोण का मान कितना होगा? 60, 60, 60 और 60। ठीक है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना है तो हमें बल का परिमाण भी चाहिए और बल की दिशा भी चाहिए। ये दोनों निकालने के लिए शुरू करते हैं। तो कौन सा नियम काम में आएगा? तो इसमें हमारा नियम आएगा सुपरपोजिशन का, अधिरोपित बलों का। नियम यह है कि किसी भी एक आवेश पर उस क्षेत्र में उपस्थित अन्य सभी आवेश बल लगाएंगे, और उस पर लगने वाला संपूर्ण बल सब बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस पर देखना चाहते हैं कि कितना बल लगेगा, तो इसको छोड़कर जितने भी आवेश हैं सबके बल की गणना करेंगे। तो ये वाला Q धनात्मक है, ये Q भी धनात्मक है, तो ये धन Q इसको विकर्षित करेगा। चूंकि ये इसको विकर्षित करेगा तो इस पर लगने वाले बल की दिशा, इस पर लगने वाले बल की दिशा ऐसी होगी। ये इस बल का हम कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे इसे हम मान लेते हैं Q1, Q2, आवेश Q3, और इनका मान क्या है? Q, Q माइनस Q। तो ये 1 से 2 की तरफ लगने वाला बल है, तो बताइए इसका नाम क्या रखा जाएगा? हाँ, जैसा आपने पढ़ा है उसके अनुसार इसका नाम है बल F। किस पे लग रहा है? 2 पर लग रहा है, और किसके द्वारा? 1 के द्वारा। तो इसका नाम हो गया F21, F21। और ये इसकी दिशा है क्योंकि ये इसको विकर्षित करता है। अब ये ऋण Q इस धन Q को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसका बल इस दिशा में लगेगा। ये इस बल का नॉमेनक्लेचर करिए, इसका नाम रखिए, इसका नाम होगा F। किस पर लगता है? ये इस पर लग रहा है, 2 पर। लगा कौन रहा है? खींचने का काम कौन कर रहा है? 3। तो इसका नाम क्या होगा? F23। F2 पर लगने वाला, F2 पर लगने वाला। ये F2 पर लग रहा है, 1 नंबर लगा रहा है, ये भी F2 पर लग रहा है, 3 नंबर लगा रहा है। तो ये दोनों का नाम हो गया, और इन दोनों को छोड़कर और कोई आवेश नहीं है, अतः हम ये मान लेते हैं कि 2 ही बल इस पर लगते हैं। अब वैसे ही हम इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। पहले ये जो बल है, इस बल की दिशा और इस बल का परिमाण, इसे बनाते हैं कि कितना होगा। तो कूलम लॉ से बल की गणना करते हैं कि F21 का परिमाण कितना होगा। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2। ये F21 की गणना कर रहे हैं, तो Q1 कितना लेना है? Q, Q2 भी कितना लेना है? Q। तो ये हो गया Q वर्ग बटे दूरी का वर्ग, L का वर्ग, ये हो गया। दिशा के लिए हमने वहां कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि दिशा का हमने यहां पर ग्राफ बना लिया है, इसकी दिशा दिखाई है, और यहां पर हम बल के समानांतर चतुर्भुज के नियम लगाकर इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इसका परिणामी निकाल लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद F23, इसका परिमाण भी Q है, इसका भी Q है, तो ये हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ये एल का वर्ग, एल का वर्ग, ये इसका परिमाण हो गया। तो ये बल और ये बल जब हम इसको देखते हैं एक नजर तो दोनों हमको एक समान दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे ग्राफ में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमें कैसी रखनी चाहिए, बराबर रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं। ठीक है, इसको दोनों के परिमाण को हम मान लेते हैं। इस परिमाण को हमने मान लिया f, तो इसको भी कितना मानना पड़ेगा, f। ठीक है, तो F23 पर लगने वाला बल F21 F, ये दोनों का परिमाण F है और ये F का मान है। ठीक, अब इसका हमें परिणामी चाहिए, तो इसके लिए हमने समानांतर चतुर्भुज का नियम बनाया और इसके समानांतर ये और यहां से इसके समानांतर ये ऐसा बनाया, ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। अब यहां पर परिणामी कहां मिलती है, तो उत्तर है परिणामी यहां से ये वाला, ये हमें परिणामी मिला। अब इसका हमें मान चाहिए कि ये कितना होगा। ये F रिजल्टेंट R परिणामी, ये वो बल है जो इस पर लग रहा है इन दोनों के प्रभाव में। तो ये अंतिम बल है जो इस पर लग रहा है सब कुछ जोड़ने के बाद। अब इसका मान हमें निकाल देना है, तो इसका मान निकालने के लिए आप कौन सा नियम लगाना पसंद करेंगे। ये F है, इसका मान हमने निकाला और इसको कितना मान लिया F, इसका मान हमने निकाला F, तो इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो चतुर्भुज का नियम लगा सकते हैं। ये कोण कितना है, ये कोण 60 है, ये कोण भी 60 है, तो ये कितना होगा 120। अब अगर हमने इन दोनों को जोड़ा और इसे बनाया तो परिणामी का सूत्र क्या होता है, परिणामी का सूत्र होता है पहले बल का वर्ग, दूसरे बल का वर्ग, 2 पहला बल दूसरा बल और उनके बीच के कोण की कॉस। ये और cos 120, cos 120 का मान आप सबको मालूम है, ये होता है ऋण हाफ, ऋण 1/2। cos 120, cos 120 अंश, cos 120 अंश ऋण 1/2 होता है। तो ये कैंसल हो गया, ये ऋण यहां आ जाएगा, ऋण f स्क्वायर, 2f स्क्वायर ऋण 1f स्क्वायर, कितना बचा f स्क्वायर, और f स्क्वायर का जब हमने मूल निकाला तो ये कितना आ जाएगा f। तो ये जो रिजल्टेंट निकला, जो परिणामी निकला, वो परिणामी का मान कितना है, f का मान है। दिशा कौन सी है, ये है दिशा। तो इस तरह से ये इसका परिणामी आया। अब इस f का मान हम निकाल के बता सकते हैं, f का मान ये रहा। तो इस पर लगने वाला बल का उत्तर निकल गया। क्या उत्तर निकला, f। ये कौन से पर, ये है Q2 पर, तो ये आया उत्तर 1 Q2 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और अभी ये अधूरा है क्योंकि मुझे इसकी दिशा भी बतानी चाहिए। तो दिशा इसे देखते हैं, ये 60 है, ये F है, ये भी F है, ये भी F है, तो ये तीनों बराबर हैं, तो ये भी कितना होगा 60, 60, 60 और 60। तो इसको मैं अपने उत्तर में इस प्रकार से बताऊंगा कि ये जो दोनों को मिलाने वाली रेखा है इससे 60 डिग्री ऊपर की तरफ, ये 60 डिग्री ऊपर की तरफ,
Q1 Q2 से 60 डिग्री। ठीक है, ये इसकी दिशा भी हो गई और इसका परिमाण भी हो गया। अगर परिमाण दिशा दोनों पूछेंगे दोनों बताएंगे, नहीं तो सिर्फ परिमाण बताएंगे और दिशा इसमें दिखाई दे रही है। ये हमने सिर्फ इसका हल किया। अब इसको देखते हैं और आप देखेंगे कोई अंतर नहीं है, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार है। ये Q इस Q को इस तरफ विकर्षित करता है। इस F का नाम क्या होगा? अब आप बता सकते हैं किस पर लग रहा है? एक पर। कौन लगा रहा है? 2। ये वाला इसको आकर्षित करेगा तो ये ऐसे लगेगा और इसका नाम क्या होगा? F। एक पर लग रहा है और लगाने वाला 3। दोनों का मान यही आएगा। इसके बाद हमने यहां पर समानांतर चतुर्भुज की रचना की। समानांतर चतुर्भुज की रचना करके ये इसका डायगोनल बनाया और ये जो डायगोनल बनाया यही इसका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज अगर आप दोबारा करें तो, नहीं करें तो सिर्फ ये लिख सकते हैं इसी प्रकार समान राशियों से। इसी प्रकार समान राशियों से Q1 पर लगने वाला बल। F, ये था 2 पर लगने वाला बल, ये हमने लिख दिया 1 पर लगने वाला बल। तो ये भी कितना होगा? F, और इसका मान भी कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ओके, तो ये Q1 पर लगने वाला बल आ गया। अब देखिए Q3 पर लगने वाला बल। Q3 पर लगने वाले बल के लिए इसको छोड़कर ये दोनों आवेश हैं, तो ये आवेश इसको, ये धन है ये ऋण है, तो ऋण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसका बल मैं बनाता हूं, ये ऐसा लगेगा ये। और ये इस बल का नाम बोलिए। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। 3 नंबर पे लग रहा है 3, लगाने वाला 1 है F31। ये इधर ये है F, 3 पर लग रहा है और लगाने वाला 2, 32। ये इनके बीच का कोण 60। अब देखिए यहां 120 था, यहां 120 था, यहां पर 60 है, तो मुझे अलग से इसकी गणना करनी चाहिए। कोण बदल गया। अब यहां पर F का मान कितना होगा? तो अब इसे हम शुरू करते हैं। ये उत्तर 1 आ चुका है, उत्तर 2 आ चुका है। अब तीसरा बनाते हैं। Q3 पर लगने वाला बल। पहले F31 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ये तो यही है F के बराबर, सिर्फ दिशा इधर रहेगी। इसी प्रकार ये बल, इसका नाम क्या है? F32, और इसका मान भी ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ये हो गया F32। और ये हम देखते हैं वही राशि फिर से आ गई। तो इस मान को हमने कितना माना हुआ है? F, तो ये भी F। तो तीसरे पर पहले वाला बल F, वो भी F। दोनों के बीच का कोण 60। अगर ये 60 डिग्री पर ऐसे दोनों काम करते हैं तो इसका हम परिणाम ही निकाल सकते हैं। यहां से हमने ये पूरा किया समांतर चतुर्भुज, और ये जो बिंदु है जिस पर दोनों बल कार्य कर रहे हैं, यहां से ये इसका कर्ण बनाया। ये कर्ण की लंबाई हमको क्या देगी? परिणामी बल। F R
किस पर? तीसरे आवेश पर, तो इसका नाम रख दिया Fr3। ये कौन सा था? Fr1। ये कौन सा था? Fr2। फोर्स रिजल्टेंट 3 नंबर पर, तीसरे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। अब इसका मान कितना होगा? मान के लिए हमारे पास सूत्र है, Fr 3 नंबर पर लगने वाला बल। तो ये वर्गमूल F फिर वही चीजें आ जाएंगी, पहले बल का वर्ग, दूसरे बल का वर्ग, 2 पहला बल, दूसरा बल, कॉस, और यहां पर कॉस कितनी लेनी है? 60 डिग्री। इस तरह से ये रिजल्टेंट आया। अब इस रिजल्टेंट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, F वर्ग धन 2F स्क्वायर cos 60 का मान होता है 1/2। जब इस 1/2 को इससे गुणा करेंगे तो ये भी F वर्ग होगा और ये कुल मिलाकर हो गया 3F वर्ग। तो इसको वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3 और F वर्ग का F। इस तरह से ये आया Q3 पर लगने वाला परिणामी बल, Q3 पर लगने वाला परिणामी बल। ये 2 बल इस पर लग रहे थे 2 आवेश के कारण, इन दोनों को हमने 60 डिग्री पर जोड़ दिया और इसके नियमानुसार इसका परिणामी निकाला जो √3F आया। अब इस परिणामी में हम F का मान रख देते हैं, तो परिणामी बल तीसरे नंबर के आवेश पर कितना होगा? ये √3 और F का मान तो वही है जो हम पहले निकाल चुके हैं, ये F का मान, और इसी F के मान को हम यहां पर रख देते हैं। तो ये आ गया ये। इस तरह से ये तीसरे पर परिणामी, हाँ ये तीसरे पर आ गया, और ये वाला पहले पर परिणामी, और ये दूसरे पर परिणामी। इसका मान ये Q2 पर लगने वाला परिणामी बल Fr, ये Fr किस पर? 2 पर, Fr 2 पर, Fr 1 पर, Fr 3 पर। इसमें आप देख रहे हैं 1 और 2 इस पर लगने वाले बल बराबर हैं, 1 और 2 ये बल बराबर हैं, और ये ज्यादा है, अधिक है, क्योंकि इनके बीच का कोण कम है, तो ये बल अधिक होगा यहां अनुसार। दिशा, इसकी दिशा 60 अंश बनाते हुए, इसकी दिशा 1 से 2 वाली जो दिशा है इससे 120 अंश बनाते हुए, और ये दिशा, इस दिशा को हम कहेंगे कि ये इन दोनों के बीच में इस तरफ काम कर रहा है। उसे शब्द देने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम से ये तीनों की दिशाएं दिख रही। इस प्रकार आपको बल की गणना करनी है। तो ये सुपरपोजिशन का सिद्धांत हमने कैसे लगाया? जिस आवेश पर बल की गणना करनी है उस आवेश को छोड़कर जितने भी आवेश हैं सब उस पर बल लगाएंगे, उन सब के अलग अलग बलों को लिया जाएगा, और उसके बाद उसे जोड़ने के लिए हमने यहां पर क्या लगाया? समानांतर चतुर्भुज, उसका नियम लगाया, पैरेललोग्राम का नियम लगाया, और उससे इन पर कुल बल की गणना की गई। ये कुल बल की गणना करने का एक प्रकार है। कुल बल की गणना करने के लिए हम गणित में एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, जिसमें हम उनके अवयव निकालेंगे बलों के, और बलों के अवयव आपस में जोड़कर उसका कुल बल निकाल सकते हैं। लेकिन वो कुल बल का निकालने का एक अलग तरीका होगा, लेकिन उससे स्थिर विद्युत के बीच कूलम के बल जो लगते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। कूलम के बल का वही सूत्र है, Q1 Q2 बटे R², सामने कांस्टेंट। तो ये सूत्र तो वही रहेगा और उसी से ही इसके न्यूमेरिकल बनाए जाएंगे।
अब अगला प्रश्न देखिए, दो कणों के पास आवेश है और इन दोनों कणों को हमने एक धागे के साथ एक धागे के साथ लटका दिया है। लटकाने से इनके आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं। अब यदि विकर्षित करते हैं तो ये पूरा उठना चाहेगा, लेकिन दोनों के पास द्रव्यमान भी है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है और उस बल के कारण दोनों नीचे आना चाहते हैं। फिर से आवेश के कारण दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं और एक दूसरे को विकर्षित करके ऐसे दूर जाएंगे। इस बल के कारण दोनों नीचे आना चाहते हैं। तो इन बलों को मैं बनाता हूं। देखिए, ये बल इस प्रकार कार्य करते हैं। इस पर दो तरह के बल लगते हैं, एक बल गुरुत्वाकर्षण के कारण और एक बल आवेश के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर बल नीचे लगता है और यह बल कितना होता है, mg। आवेश के कारण Q और Q एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और ये बल इधर लगेगा। ये किसके कारण लग रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, विद्युत आवेश के कारण। इसलिए इसका मैं नाम देता हूं बल E इलेक्ट्रिकल, ये वाला बल ग्रेविटेशनल G। ये दो बल इस पर काम करते हैं। इन दोनों बलों का यदि हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट की दिशा इस प्रकार से आती है। ये इन दोनों को बनाया और ये इसकी दिशा आई। इन दोनों का परिणामी इधर काम करता है और वो इसको इधर ले जाने की कोशिश करता है, तो धागा ठीक इसी दिशा में सेट हो जाता है। ये धागा अपने अंदर, जब ये बल के कारण इसके अणु एक दूसरे से ऐसे दूर खिंचाते हैं तो ये सब अणु वापस एक दूसरे को खींचते हैं और दूर नहीं होना चाहते, तो ये अपने में एक बल इधर उत्पन्न कर लेता है। इस बल को हम क्या कहेंगे, टेंशन। तो इस तरह से इसमें ये एक टेंशन का बल इस तरफ पैदा हुआ। अब देखिए, इस बिंदु पर कुल 3 बल लग रहे हैं। एक इलेक्ट्रिकल विद्युत का बल, ये Fe, एक गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर और ये तीसरा टेंशन का बल ऊपर की ओर। ये अपने आप कौन सी दिशा ले लेता है, ये अपने आप इन दोनों के रिजल्टेंट की दिशा ले लेता है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये यहां पर संतुलित अवस्था में है। इसी तरह से इस पर भी यही काम हो रहा है और इसे मिला देते हैं, ये दिशा। फिर से विद्युत आवेश के कारण लगने वाला कूलम का बल, उसकी दिशा कौन सी होती है? उत्तर है वो उस लाइन पर काम करता है, उस रेखा के अनुरूप काम करता है जो दोनों आवेशित कणों को मिलाती है, ये रेखा। तो इस रेखा पर आकर्षण होगा तो इधर करेगा, विकर्षण होगा तो इधर करेगा। ये दोनों धन हैं, विकर्षण होता है इसलिए बाहर की तरफ। पृथ्वी नीचे है तो mg नीचे काम करेगा। धागा ऐसा खड़ा हुआ है और इससे समझ में आता है कि ये कहीं भी जा नहीं पा रहा। क्यों? धागे का टेंशन इसके परिणामी बल को संयोजित कर लेता है, उसको संतुलित कर लेता है। तो ये टेंशन इस तरफ हुआ। ये 3 बल हमेशा याद रखिए, ये सिचुएशन आपको बहुत सारे प्रश्नों में आएगी। ये एक धागा ऐसा टेढ़ा है, उस पे बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो एक बल आपको कौन सा लेना है? अंतिम, टेंशन। धागे का टेंशन हमेशा परिणामी बल को संतुलित करता है और इसीलिए वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। ओके, इस प्रकार ये बना। तो जब भी ऐसा बनेगा उस समय हमें कुछ ना कुछ राशियां निकालने के लिए दी जाएंगी। कुछ राशियों के सूत्र हमको मालूम हैं तो हम प्रश्न को पढ़ते। ये इसी सिचुएशन को बताया गया है। आवेश Q है, लंबाई L है, कोण थीटा बनता है, दोनों के बीच की दूरी x है और ये संतुलित हो गए। जिस समय ये संतुलित हो गए, इन सब का आपस का संबंध हमको निकालना है, इन सब राशियों का। तो ये हमारे ज्ञान का क्या टेस्ट है कि हमको इनके समीकरण और हमको इनके सूत्र मालूम है कि नहीं।
हमको बलों को जोड़ना आता है कि नहीं आता है, तो आइए उस पर काम करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं, यहीं से ही हमारा बन जाना चाहिए। देखिए ये बल, इस बल का ये परिणामी टेंशन के बराबर है, और ये L, X ये सब यहां पर दिए हुए हैं, ये कोण थीटा है। तो शुरू करते हैं, किस तरह से इसे बनाया जाएगा। एक ही तरीका है जो आप बार बार अपनाएंगे, वो तरीका है, इसमें एक जो ये विद्युतीय बल है, कूलम का बल, इसका सूत्र हमको मालूम है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। गुरुत्वाकर्षण का बल, इसका सूत्र हमको मालूम है mg। दोनों के सूत्र हमको मालूम है, टेंशन का सूत्र नहीं मालूम। टेंशन का सूत्र नहीं मालूम है तो उस टेंशन के लिए, उस टेंशन को हम यहां से हटा देना चाहते हैं, और हमारे पास इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। ऐसा करते हैं, इस टेंशन के दो अवयव बनाते हैं, एक ऊर्ध्व दिशा में और एक क्षैतिज दिशा में, x की दिशा में और y की दिशा में। देखिए किस प्रकार से बनेंगे। यहां पर ऊर्ध्व की दिशा में मैंने ये लाइन बनाई ऐसे, और ये एक लाइन बनाई क्षैतिज दिशा में, इस तरह से बनाई कि ये चतुर्भुज ऐसा हो जाए। अब ये देखिए, ये क्या है, परिणामी किसका, इन दोनों का। तो मैं ये कह सकता हूं, इस बल के बदले इसका मैं गुणा भाग नहीं करूंगा, इस दोनों का करूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग ये होता है, इसी को ही तो हम अवयव कहते हैं। तो ये जो दो अवयव होते हैं, हम ये मानते हैं कि दोनों मिलकर वही काम करेंगे जो ये एक अकेला कर रहा था। हमको सुविधा होगी इसके कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम इसके दो अवयव बांट लेते हैं। ओके, अब ये अवयव कितना होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और आपको मालूम है कि अगर ये बल T है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला अवयव कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और ये वाला अवयव कितना होगा, T sin थीटा। ये आप कक्षा 11वीं में कर चुके हैं, बलों के अवयव निकालना, इसीलिए मैं इसे दोबारा नहीं कराऊंगा। T cos थीटा, T sin थीटा। याद रखिए, थीटा 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 के साथ लगा हुआ cos थीटा होता है, और इसके लंब स्वरूप जो होता है वो sin थीटा होता है। तो ये दो अवयव आ गए, T cos थीटा, T sin थीटा। अब हम क्या सोचते हैं कि ये T यहां है ही नहीं, T नहीं है, ये दोनों हैं और ये संतुलित अवस्था में हैं। संतुलित अवस्था में होने का एक नियम है। क्या नियम है? किसी भी रेखा में बलों का योग शून्य होता है। बलों का योग शून्य कब होता है? जब एक दिशा में लगने वाले बल और दूसरी दिशा में लगने वाले बल बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये कण देखिए संतुलित अवस्था में है, ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि F इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होना चाहिए? T sin थीटा के बराबर। तो अब मैं इसे इस प्रकार लिख लेता हूं, T sin थीटा बराबर F E इलेक्ट्रिकल T cos थीटा ऊपर काम करता है और किसको संतुलित करता है? mg को mg। क्या सबूत है कि इसको संतुलित करता है? सबूत यह है कि ये कण ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों बल बराबर हैं। संतुलित अवस्था में एक रेखा पर काम करने वाले बलों का योग शून्य होता है। योग तब शून्य होता है जब इधर का बल और दूसरी दिशा का बल बराबर होते हैं। ये आ गया। अब हम इन दोनों को भाग दे देते हैं और इस प्रकार भाग देने से T को खत्म कर देते हैं। ये तरीका है हमारा T से छुटकारा पाने का। हमें T नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां हम देख रहे हैं T कहीं नहीं है और T का मान भी हमको नहीं मालूम है। इस प्रकार हम T को एलिमिनेट कर देते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं। तो ये हमारा सूत्र बना। ओके, अब हमें तो ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहां पर ये राशियां कैसे आ सकती, इसकी कोशिश करिए। टेंजेंट थीटा, हमें एक चीज दी गई है कि जब कोई कोण छोटा हो, मैंने उसे लिखा नहीं है, उसे लिख सकते हैं प्रश्न में या हम अपने ज्ञान का उपयोग करके ले सकते हैं। छोटे कोण के लिए यदि हम रेडियन में कोण नापते हैं
तो थीटा किसके बराबर होता है? थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क अपॉन रेडियस लेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण। टेंजेंट किसके बराबर होगा? लंब बटे आधार। इस तरह से तीनों में ये वाला बटे ये वाला या ये वाला बटे ये वाला। और जब ये कोण छोटा होता है, जब ये कोण छोटा होता है तो इन दोनों की लंबाई में कोई अंतर नहीं है, करीब करीब बराबर है। अगर ये दोनों लगभग बराबर हैं तो टेंजेंट थीटा क्या हुआ? ये बटे ये। साइन थीटा क्या हुआ? ये बटे ये। रेडियन में थीटा नापो, आर्क अपॉन रेडियस, ये चाप बटे त्रिज्या, यही। तो तीनों का मान एक ही होता है। तो छोटे कोण के लिए हम एक सूत्र याद रखेंगे और फिजिक्स में बार बार आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हमारे बहुत कठिन और क्लिष्ट कैलकुलेशन हो जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये चीज हमको माननी पड़ती है कि छोटे कोण के लिए थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक, अगर ऐसा होता है तो यहां पर हम टेंजेंट थीटा का मान कैसे ले सकते हैं? टेंजेंट थीटा ये रहा थीटा, टेंजेंट ये बटे ये। अब इसको हमने लगभग L के बराबर ही मान लिया है, तो टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा? यहां से यहां की दूरी x बटे 2, तो ये हुआ x बटे 2 बटे L, ये आ गया टेंजेंट थीटा बराबर Fe क्या है? कूलम का बल। कूलम का बल ये आवेश ये वाला इसको इस तरफ विकर्षित कर रहा है और उस बल का मान हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, दूरी का वर्ग, x वर्ग। ये किसके बदले आ गया? Fe के बदले में, और इस पूरे के बटे क्या करना है? mg। ये हमने मान रख दिए, मान तो रख दिए। हमें क्या चाहिए? हमें एक तरफ x चाहिए, बाकी सब कुछ एक तरफ चाहिए। तो अब ये आप इसे सावधानी से कर सकते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं। ये 2 नीचे आ जाएगा और ये पूरा इधर नीचे आ जाएगा। तो इसको अगला इस तरह से लिखते हैं, यहां से इधर ले आते हैं, x बटे 2L बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। ये नीचे और ऊपर कौन आ गया? q स्क्वायर। ये ऐसा। अब ये x वर्ग को इधर ले आइए। तो x ये जो प्रश्न हमने लिखा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। पुस्तक में मैं देख रहा हूं कि ये प्रश्न यहां पर ऐसा है और इसकी घात 1/3 है। ये हमको सिद्ध करना, ठीक है, कर लेंगे। तो ये आ गया। अब इसे देखिए, x वर्ग को इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? x की घात 3, ये 2 को काट दीजिए, 2, ये हो गया q स्क्वायर बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। x वर्ग तो इधर जा चुका है, mg। और ये जो L है इसको इधर ले जाते हैं तो यहां जाकर ये गुणित हो गया L। अब काफी मिलता जुलता है। x की घात 3 अगर इसके बराबर है तो x किसके बराबर होगा? तो उत्तर है उसका तीसरा वर्गमूल निकालना होगा और इसे हम लिख सकते हैं घात 1/3। x बराबर ये 3, 1/3, और अंदर में क्या रहेगा? q स्क्वायर L बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ये हमने इससे सिद्ध किया। ये देखिए, ये सिद्ध करो, मिल गया। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब इसमें हमने सीखा क्या?
जो 2-3 चीजें सीखी उसका ध्यान दीजिए। एक, जब भी इस तरह से थीटा बनाता हुआ एक धागा संतुलित अवस्था में आएगा तो इसके टेंशन के हम हमेशा 2 भाग करेंगे, एक ऊर्ध्व दिशा में और एक एक्स की दिशा में। दूसरा, जहां भी 2 आवेश होंगे वो दोनों आवेश एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, विकर्षण का बल हम लेंगे। जहां भी वस्तु के पास द्रव्यमान बोला जाएगा, mg हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। और इस प्रकार यहां पर हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे। इन 2 इक्वेशन में से हम t को खत्म करना चाहेंगे क्योंकि t की हमको आवश्यकता नहीं है और न ही उसका मान हमको मालूम। बस उसके बाद आपने देखा इस प्रकार कैलकुलेट करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कभी कभी हमें यह कहा जाता है कि इस पर बल का मान बताइए, इस पर थीटा का मान बताइए। अलग अलग राशियां इससे हमसे पूछी जा सकती हैं। ये जितनी भी राशियां पूछी जा सकती हैं इसके आधार पर हम ये सब राशि निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं, किसी को भी आप दूसरी तरफ ले जाइए वो इधर आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी राशि इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़े से हमने आंकिक प्रश्न किए, संख्यात्मक प्रश्न किए जो कि कूलम के बल पर आधारित थे। इसमें 2 चीजें हैं, 2 हमारे ज्ञान इसमें प्रयोग में आते हैं। एक तो ये कि बलों को आपस में जोड़ना, बलों के अवयव बनाना हमें आता है कि नहीं, जो कि आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके। लेकिन यहां पर एक चीज और उसमें जुड़ गई कि वो बल यदि विद्युतीय बल है तो आपको कूलम का नियम प्रयोग करके उस बल का मान बताना है, कितना होगा। अभी अगर हम इसे एक मीडियम में डाल देंगे, एक माध्यम में डाल देंगे, तो आप देखेंगे बल फिर बदल जाते। तो इसके बाद हम लोग एक कक्षा और करेंगे, उसमें इसके और कठिन प्रश्न होंगे। वो कठिन प्रश्न जो प्रतियोगी कक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो कठिन प्रश्न जिसमें एक से अधिक चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पानी में हमने 2 आवेशित कणों को डाल दिया, अब पानी उनको ऊपर उछालता है। कोई भी 2 पदार्थ यदि पानी में डालेंगे तो पानी उनको ऊपर उछालेगा, ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है। अब उन दोनों के पास द्रव्यमान है, पृथ्वी उनको नीचे खींचती है। उन दोनों के पास आवेश है, तो वो आवेश उनको ऐसे धक्का लगाते हैं, विकर्षण करते हैं, और इन दोनों को हमने धागे से बांध दिया है, तो धागे का टेंशन उनको गिरने नहीं देता है। अब देखिए, इस कण पर एक बल लग रहा है पृथ्वी का नीचे की ओर, एक पानी के उछाल का बल लग रहा है ऊपर की ओर, एक विद्युतीय बल का विकर्षण हो रहा है बाहर की ओर, एक धागा उसको खींच के रखा है अपनी ओर, छत की ओर, टेंशन की तरफ। इतने सारे बल कार्य करते हैं और इसमें इतने सारे समीकरण जुड़े हुए हैं, उसमें से एक राशि हमें निकालने को कहा जाता है। ये इस तरह से हमारे जो छोटे छोटे अलग अलग बिंदुओं के समीकरण के ज्ञान हैं, उन सब ज्ञान को जोड़कर अगर हम एक प्रश्न बनाते हैं तो हम ये कहते हैं प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न हो गया, ये ज्यादा कठिन प्रश्न हो गया। लेकिन कठिन कुछ नहीं होता है, उसको यदि आप अलग अलग हिस्से करके देखेंगे, हर एक का ज्ञान आपको रहता है। तो हम एक बार एक कक्षा और करेंगे जिसमें इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के, इससे ज्यादा कठिन प्रश्न जो कूलम्स लॉ और उसके साथ दूसरे हमारे कक्षा 11वीं के ज्ञान का, बलों के ज्ञान का भी परीक्षण होगा, उसको भी हम करेंगे। धन्यवाद।